अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो का टॉपिक है वो बड़े अरसे से पेंडिंग हो रहा था। मैंने वादा किया हुआ था, बहुत सारे मैसेजेस थे मुझे और बहुत सारे कमेंट्स थे कि इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, लेकिन ये पेंडिंग हो रहा था तो मैंने आज मौका गनीमत जाना कि अभी आज मैं इस टॉपिक को क्लोज़ करूं और जो आगाही है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अब आज के दिन जो है एक इंतहाई अफसोसनाक यहाँ पर इस्तांबुल में हम सुन रहे हैं, पाकिस्तान में जो सियालकोट में सानिया हुआ है, और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं उसके बारे में अल्फाज नहीं हैं कि यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी हैं इस साने से जितने पैनिक हैं और जितने वो दुख ज़दा हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जिनसे भी मेरी बात हुई है वो इस वक्त इसी गम में, इसी दुख में है कि सियालकोट में जो वाक़या हुआ उसे नहीं होना चाहिए। और इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान का चेहरा मसक करते हैं और हमारी जो है वो इंतहा पसंदी हर सेक्टर में जो जड़ें पकड़ चुकी है वो उसका पता नहीं कब ख़ात्मा होगा और हम मिन हैसल कौम पता नहीं कब डेवलप होंगे। कोई समझ नहीं आ रही बात, अल्फाज नहीं है इसके बारे में मेरे पास। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने कहा था कि मैंने कुछ प्लस पॉइंट दिए थे तुर्की में रहने वाले लोगों जो यहाँ की सिटीजनशिप या यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या पाकिस्तान से, इंडिया से या मुख्तलिफ मुल्कों से तुर्की और कंपैरेटिवली यूरोप, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने एक स्टडी दी थी। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि इस बारे में इनके जो नेगेटिव पॉइंट हैं तुर्की के वो भी दें। तो आज मैं अपनी वीडियो में वो चंद नेगेटिव पॉइंट आपसे शेयर करूंगा कि यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए या यहाँ पर रहाइश इख्तियार करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए या सिटीजनशिप लेने वाले अफराद के लिए क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं और क्या क्या है यहाँ पर जो तजर्बे में आए। अब इस टॉपिक को हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला तो ये है कि जो दुनिया भर से जो मुस्लिम अफराद हैं जो तुर्की को प्रेफर कर रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या यहाँ पर आके रहाइश पजीर होना चाहते हैं या यहाँ पर आके सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, पहला तो टॉपिक है उनके लिए। दूसरा टॉपिक जो है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट वाले हैं और जो सिटीजनशिप वाले हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो पहले मैं बात करता हूँ उन अफराद के बारे में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, या उनके पास इतना सरमाया नहीं भी है तो वो यहाँ पर आके रहाइश पजीर होना चाहते हैं टेम्परेरी या प्रॉपर्टी रेजिडेंट परमिट के ज़रिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है वो लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा बैरियर है कि आपको शुरू में तो बिल्कुल, यानी जब हम शुरू में पहले अब दूसरा विज़िट हमने किया तो हमें सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हम इनकी लैंग्वेज को कब अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे इनको समझा पाएंगे अपना मौक़िफ़। तो ये सबसे बड़ा बैरियर है। और इस बैरियर जो बाकी जितने भी यहाँ मसाइल में डिस्कस करूँगा वो सब उनका गेटवे लैंग्वेज बैरियर है। यानी ज़ुबान अगर आपने सीख ली, 1 साल लगता है तकरीबन ज़ुबान सीखने में। नॉर्मली बच्चे 6 माह तक सीख जाते हैं और वो गुफ्तो शनीद में प्रोफिशेंट हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े हैं, मैच्योर लोग जो हैं, उन्हें तकरीबन साल, सवा साल लग जाता है। तब तक जो लैंग्वेज बैरियर के मसाइल हैं उनको फेस करना पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा बैरियर है और मदर ऑफ़ ऑल द प्रॉब्लम्स इन तुर्की। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर बैरियर है वो है कि आप जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो आपको स्कैम्स का सामना करना पड़ता है। अब ये वाइट कॉलर क्राइम है, इसे क्राइम ये इस तरह के क्राइम दुनिया भर में कंट्रोल नहीं हो पाते। लाइक प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट में इस तरह के जो ओवर प्राइस या हिडन मार्जिन या हाई कमीशन या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी, यूरोपियन ममालिक में भी, बल्कि हर जगह पर हैं। और इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ कि एक मेरे पास मोबाइल है, उसकी मालियत 1.5 लाख है और मैं कहूँ कि मैं 2.5 लाख में बेचना चाहता हूँ। दुनिया का कोई कानून मुझे नहीं कहेगा कि आप क्यों 2.5 लाख में बेचना चाहते हैं, आपका तो 1.5 लाख में है। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी उससे बिलोंगिंगनेस, मेरी उससे अटैचमेंट, मेरा उसमें डाटा, मैं कोई भी उसका जवाज़ क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मेरा 1.5 लाख का मोबाइल मैं 20,000 में किसी को बेचना चाहता हूँ, दुनिया का कोई कानून मुझे रोक नहीं सकता कि मैं अपना 1.5 लाख का मोबाइल 20,000 में क्यों बेचना चाहता हूँ। तो ये
जो स्कैमर्स हैं या स्कैम्स हैं, प्रॉपर्टी स्कैम, इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये दुनिया भर में हैं और यहाँ भी हैं, ज़ाहिरी बात है। यहाँ थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा हैं कि आपको लैंग्वेज, अगेन वो मदर ऑफ़ द प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपको समझ नहीं आ रही होती चीज़ों की, और इस ना समझ आने की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जो अगला बड़ा मसला है वो है आपका यहाँ पर एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ की बहुत अच्छी है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन है, लेकिन यहाँ पर आपको चॉइस नहीं है। आपने ओ लेवल या ए लेवल करना है, तो इस्तांबुल में हम पिछले 2.5 माह से ए लेवल, मेरे बेटे ने ओ लेवल किया तो मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने इतने ज़्यादा कांटेक्ट किए हैं ए लेवल के लिए, लेकिन मुझे ए लेवल का प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि तुर्की ने प्राइवेट और सरकारी जो तालीम है उसका निसाब एक किया हुआ, यानी सिलेबस बिल्कुल यूनिफॉर्म है, वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो सरकारी शोबा हो, उसमें निसाब कोई स्कूल चेंज नहीं कर सकता, कॉलेज चेंज नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी चेंज, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, अरबी में हो सकता है और इंग्लिश में हो सकता है और तुर्किश भी हो सकता है, लेकिन उसके अल्फाज ए टू जी एक ही होंगे निसाब, और एक ही वक्त में यहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं, एक ही वक्त में एग्ज़ाम होता है, एक ही वक्त में सारा प्रोसेस एक ही वक्त में होता है, एडमिशन्स एक ही वक्त में होते हैं, लिहाजा आपको चॉइसेस नहीं है यहाँ पर, ए लेवल, ओ लेवल और डिफरेंट सब्जेक्ट की चॉइस आप नहीं ले सकते। अच्छा, उसके बाद है जो हेल्थ सिस्टम है, इसकी 3 कैटेगरी। अगर आप रेजिडेंट परमिट पर हैं तो आपके लिए सरकारी हॉस्पिटल में भी थोड़ी बहुत ही फ़ीस है, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, लेकिन अगर आप सिटीज़न हैं तो आपको बिल्कुल फ्री है। सरकारी हॉस्पिटल आलमी मेयार के मुताबिक हैं, बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल हैं यहाँ के, और उनके जो डॉक्टर्स हैं और उनका जो स्टाफ है वो आलमी मेयार के मुताबिक काम कर रहा है। अच्छा, प्राइवेट जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत महंगी है, लेकिन जो अगर आप सिटीज़न हैं, आप यहाँ की शहरियत इख्तियार कर चुके हैं, तो आपके लिए वो भी डिस्काउंटेड है, और अगर आप रेजिडेंट परमिट पर हैं तो वो बहुत महंगा है, और अगर आप रेजिडेंट परमिट भी नहीं है तो वो उससे भी महंगा है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेडिकल स्टोर जो है, अगर आप सिटीज़न हैं और आपके पास यहाँ की शहरियत है, तो एक मेडिसिन जो आप TRC पर आपको 50 लीरा की मिलती है, अगर आप सिटीज़न हैं तो आपको 10 लीरा की मिलती है मेडिकल स्टोर से। वो सब्सिडाइज़ है गवर्नमेंट की तरफ से, आप स्टैम्प करके देते हैं डॉक्टर्स, और वो आप लेके जाते हैं तो वो पेपर रख लेते हैं या उसकी वो फ़ोटोकॉपी रख लेते हैं और आपको मेडिसिन दे देते हैं सब्सिडाइज रेट पर। 5 गुना, तकरीबन 4-5 गुना फ़र्क है। अब इसी तरह अगर आप TRC होल्डर हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपने ए दौलत और ए नब्स जो आपने वो एप्लीकेशंस डाउनलोड करके उस पर आप रजिस्टर्ड हैं, तो आपको 100 लीरा, 120 लीरा में आपको वो मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप शहरियत रखते हैं तो आपको कुछ नहीं पे करना पड़ता, और अगर आपके पास TRC या शहरियत दोनों नहीं है, तो आप फॉरेनर हैं, अभी आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको ज़्यादा चार्जेस देना पड़ते हैं वहाँ पर। ये एक मेडिकल की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूँ। उसके बाद आप आ जाएं, यहाँ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो है इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, यानी जो इकॉनमी है, जो लीरा है, वो बेसिकली ये वो उन टॉप ममालिक में शामिल है। तुर्की जैसे पाकिस्तान भी टॉप हिट लिस्ट में है, ये भी हिट लिस्ट में है। इसको वो अफवाज के ज़रिए ये हमला करके नहीं ख़त्म कर सकते। ये नेटो का मेंबर भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है फ़ौजी मामले में, लेकिन इसको वो शरारतों के ज़रिए, लाइक इकोनॉमिक गेम्स और इस तरह की ग्रे लिस्ट में डाल के, इस तरह की शरारतें करके, मुख्तलिफ पब्लिक ओपिनियन डेवलप करके इसकी इकॉनमी को ख़राब करने के लिए कुछ ट्रेड की पाबंदियां लगा के या इल्ज़ामात लगा के इसकी इकॉनमी के साथ हमेशा जो गैर मुस्लिम ममालिक, ताकतवर ममालिक हैं, वो खेलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दूसरे तरीके से नहीं खेला जा सकता। इस तरीके से इनको इसकी इकॉनमी को इनस्टेबल करते रहते हैं। तो ये एक बड़ा पहलू है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसके रिटर्न का आपको वो इंतहाई सोच समझ के फूंक के कदम रखना पड़ता है कि 3 साल बाद अगर आपने फ़र्ज़ करें 3 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी ली है, वो 6 लाख डॉलर की आज की जब आपने परचेज़ की, उसके लिहाज से लीरा में वो 6 लाख डॉलर की तक पहुंच गई है, लीरा में वो डबल हो गई है। लेकिन जब आप उसे कैलकुलेट करते हैं तो लीरा क्योंकि डॉलर के मुकाबले में हाफ़ कीमत पे आ चुका है, लिहाजा आपके एप्रिसिएशन कुछ नहीं है। तो लिहाजा उसमें भी आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में भी बड़ा फूंक के उन प्रोजेक्ट में
इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है जिन प्रोजेक्ट में आप जो है वो एप्रिसिएशन डॉलर की सूरत में नहीं, डॉलर में आपको कैलकुलेशन करना पड़ती है, ताकि लीरा में अगर आपका डबल हो भी जाए तो आपका डॉलर में एप्रिसिएशन नहीं है, आपको वहाँ देखना पड़ता है जिधर लीरा में आपका हो इतना कि आपको डॉलर में भी एप्रिसिएशन मिले। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है वो है टीआरसी होल्डर्स और जो सिटीज़नशिप वाले अफराद हैं यहाँ पर, उनके लिए कि यहाँ पर मैंने ये देखा है कि जब मैं टीआरसी पर था तो मैंने गाड़ी का जो लाइक नोटरी में प्रोसेस करवाया तो उसके मुझसे बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए गए, 300-400 लीरा में से वो ट्रांसलेटर और जो नोटरी अटेस्टेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए गए। जबकि अब जब मैंने सिटीज़नशिप के बाद अपनी यबंजी इलाका से यानी फॉरेनर नंबर प्लेट से मैंने अपनी टर्किश नंबर प्लेट में गाड़ी कन्वर्ट की तो मुझसे उन्होंने नोटरी में 30 लीरा 60 लीरा इस तरह दो अमाउंट चार्ज की। अब इसी तरह जब मैं नंबर प्लेट लेने के लिए गया तो पहले मुझे नंबर प्लेट 300 लीरा की मिली थी, अब उन्होंने 61 लीरा, यानी ये रेजिडेंट परमिट होल्डर और जो सिटीज़न है उन दोनों में भी बहुत बड़ा तजाद है। अब अगर मैं नोटरी में या कहीं भी जाता हूँ जिधर सरकारी चार्जेस हैं तो मुझे वो 10 गुना 5 गुना कम है वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू जब मेरे पास टीआरसी था तो उस वक्त अखराजात बहुत ज़्यादा थे। इसी तरह ये डिस्क्रिमिनेशन, ये जो डिफरेंस है टीआरसी होल्डर और फॉरेनर और जो सिटीज़नशिप का, ये बहुत बड़ा यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। हर जगह हर सेक्टर में सरकार के ख़ास तौर पर मामलात में जिधर भी सरकार की पेमेंट है, ड्यूज़ हैं, वहाँ पर लाइक पासपोर्ट, सीएनआईसी या जो भी है इसके जो अखराजात हैं या सरकारी जितने भी मामलात के अखराजात हैं, इवन टापू के जो अखराजात हैं या कोई और इस तरह की इन्वेस्टमेंट के जो टैक्सेस हैं सरकार के, वो लोकल अफराद के लिए बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंट परमिट होल्डर और एज़ कम्पेयर टू फॉरेनर्स। तो ये कुछ डिटेल थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। और ये बहुत एक और बड़ा अहम जो आखिर में मैं बताता चलूँ कि दुनिया भर में जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की अरब ममालिक में है या जिस लेवल की अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में अब मुस्लिम के साथ इस्लामोफोबिया की वजह से हो रही है। लेकिन यहाँ पर 50% सेकुलर हैं, 50% इस्लामिस्ट हैं। तो जो हमारे मुस्लिम कंट्री से आए हुए अफराद हैं उनको ज़्यादा उनकी लाइकिंग जो इस्लाम पसंद लोग हैं उन्हें ज़्यादा लाइक करते हैं। जो यूरोप से आए हुए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए लोग हैं उनकी अटैचमेंट ज़्यादा सेकुलर्स के साथ होती है क्योंकि लाइक माइंडेड हैं। तो ये दुनिया भर में लाइक माइंडेडनेस होती है और इस तरह का मामला कहीं भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि सेकुलर आपके साथ इस हद तक डिस्क्रिमिनेशन करे कि वो आपके साथ हेट करे या वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, ऐसा कोई मामला नहीं है। हर बंदा अपने काम से काम रखता है। मज़हब जो है वो मुआशरे से इस तरह नहीं जुड़ा हुआ जिस तरह सियालकोट का वाक़या हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पता नहीं कब हम डेवलप होंगे और हमारा दुनिया में तशख़्ख़ुस पता नहीं कब बहाल होगा। बहुत शुक्रिया।